इलीगल माइनिंग। एक तो इलीगल माइनिंग के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए। मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जाता है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है। मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं वो तरीके से करना चाहते हैं जिसको सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाजत दी, पूरी छूट मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप तुम्हारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वजीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उससे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनको ऑप्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस कर देके उनको माइनिंग की इजाजत दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं बिजली फीस, किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में इसको बिजली फीस है कवर प्रूफ दी है लोगों। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दी। अब जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था इसको वन टाइम माफी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। बाकी आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। रामबन करोड़ पद से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी, आपने NH-44 का रामबन वाली हाल का काफी सेंसिटिव है, कटिंग हुई है, फिर भी इतने लोग क्यों पाए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि लोगों को फिर भी छोड़ दिया गया? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की जो वेदर का जो फोरकास्ट है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप इसको क्रॉस मत करो, क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम खराब रहेगा तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जाने भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका। मैम रजौरी में जिस तरह से मैम रजौरी में जब एक परिवार शादी के जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त मैं समझती हूँ उससे और ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो। मैम रजौरी में शादी के फंक्शन में जा रहे एक प्रोफेसर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया, जिस हवाले से नौशहरा पुलिस ने एक मामला भी जो है दर्ज किया। मैम किस तरह से देखते हैं, आपके द्वारा भी इस पर ट्वीट किया गया था? वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत जी जी मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही बात की, उसमें एक्शन हुआ। ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें के हादसे होते हैं, पिटाई होती तो कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आपके मैम एक सवाल मेरा सवाल है कि जिस तरह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ये कुदरती आपदा उसी के तहत भी हो रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी वजह है। देखिए ना अभी आप उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ होता है क्योंकि हमने जंगल पहाड़, हमको अगर टनल बनाना कहीं जरूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल गुरेज का टनल बनाना जरूरी है, कुपवारा का टनल बनाना जरूरी है, मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाए कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़ जंगल इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो खत्म करके टनल निकालेंगे, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जो है
खतरनाक बन गया है। मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना मैम क्या NS44 ने कहा कि फारूक साहब को पता था, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको हेल्प कर सकते थे। और कुछ हमें पूछो तुझे पूछो हेलो आपके बारे में क्या बोला था, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहना चाहती हैं अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं। और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में। अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये अब्दुल्ला साहब ने किसी वक्त यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाए। और बीजेपी ये जो फारूक साहब है ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, बड़ी छोटी छोटी बातें कही हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या करें, वहाँ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहाँ क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त PDP और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप PDP के पीछे क्यों खड़े हो, हम बिला शर्त शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कड़ी तो मिलती है। वो कहते हैं कि सरकार बहुत सी बनाएगी, और वो कहते हैं कि RSS बीजेपी को जम्मू कश्मीर में अंतर कर रही है, उनको मौका देने के लिए। तो PDP सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370 और बीजेपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 पर हाथ लगाया? मैम सामने देखिए, नहीं, मुझे बताइए हाथ लगाया। अगर बीजेपी ने उनका साथ दिया होता तब तो अभी भी मैं वजीर आला होती, मुझे तो कोई छू नहीं सकता था। मगर हमने साथ नहीं दिया, उसके बजाय फारूक साहब ने ये कहा कि अगर बीजेपी वालों ने मुझ पे भरोसा किया होता तो मैं 370 हटाने में उनको असेंबली के जरिए असेंबली कंक्लूड होने पे उमर साहब ने कहा बैट और कॉफी जो है PDP ने बांटी। देखिए ये तो हकीकत है और अनफॉर्चुनेट है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और जो राहुल जी का ये कि पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बीच में लाखों वोटर्स बढ़ गए वहां पर, तो ये तो जानने वाली बात है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया गवर्नर्स को लेके, वक्फ को लेके, तो सारी बीजेपी उन पे टूट पड़ी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन है उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, ये तो इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो बड़ी आसान बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, वक्फ जजमेंट को, वक्फ में जो उन्होंने किया इंटरव्यू उसको लेके, या जो गवर्नर्स को लेके, जब आपके लोग वो निशिकांत दुबे या दूसरे लोग इस तरह, और आपके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह खुली तरह से सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब ये है कि जो इसकी सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करके अपने नीचे पांव के नीचे रखना चाहती है ताकि वो इनका गलत इस्तेमाल करे। और राहुल जी की जो बात है उसमें दम बना। आपने आरोप लगाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के जो हालात थे, आपने पंकज को लेटर भी लिखा था, मगर उसके बाद से जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ विचारणा हो रही है उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि महबूबा जी की तरफ से हिंदुओं को लेकर कोई भी बात नहीं की है।
ऐसा अगर कुछ होता है तो जो पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बन रहे हैं। देखिए, मैंने, अगर आपने मेरा पढ़ा हो, अगर मेरा ट्वीट पढ़ा हो, तो मैंने वहाँ के जो मुसलमान हैं, मैंने उनको अपील की कि आप कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट ना करें जो वायलेंट हो जाए, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस इंतजार में है इसके कि कब हम मुसलमानों को बदनाम करके उनके बीच में घुस के ऐसे एक्शंस करें जिससे मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के मेजॉरिटी जो है हिंदू है, वो सेक्युलर है, तब यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा रह रहा है अभी 77 साल से। आज जब कम्युनल एलिमेंट्स ने अपना सर उठाया है तो मुसलमानों की हालात आप देख रहे हैं क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ा जाता है, किस तरह उनको लिंच किया जाता है। जहाँ तक मुझे हिंदुओं के ऊपर पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं हिंदू घरों में पली बड़ी हूँ। मुझे जितना ईद का इंतजार रहता था उससे ज्यादा होली का इंतजार मैं करती थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान हो, कोई भी जख्मी हो जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, तो तकलीफ तो हम सबको होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आपको लगता है मैम 3 दिन असेंबली में हंगामा रहा। अवाम ये चाहती थी कि 3 दिन के इन इम्पोर्टेंट डेज में 3 बिल्स ऑन टेबल होनी चाहिए। वक्त तकरीमी बिल, डेलीवेजर्स की बिल और लैंड रेगुलराइजेशन की बिल थी। मैम सवाल ये कि इस 3 दिन के अंदर जो भी हंगामा हो उसकी जिम्मेवारी कोई अपने कंधों पे नहीं ले रहा। आखिरकार ये जो नुकसान हुआ है, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस वो नहीं चाहते थे कि जो वक्त रेजोल्यूशन लाया जाए, वक्त रेजोल्यूशन न लाया जाए, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू किया ताकि जो बिल्स है, जो आपका रेगुलराइजेशन है डेली वेजेस, जो आपका लैंड राइट्स का बिल है, और जो आपके दूसरे रेजोल्यूशन थे एमनेस्टी को लेके, और ये जो और भी मेरे ख्याल में और भी कोई था इलीगल माइनिंग को लेके, तो वो नहीं चाहते, वो काम नहीं करना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि ये सब जुडिशियल मैटर है, हम इस पे जुडिशियल मैटर था ही नहीं तब तो इसको तब तो इसका नोटिस ही नहीं निकला था। मैम माइनिंग पे आपने कहा इन सरकार जो है लीगल माइनिंग कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है, आपने किस पे निशान? मैंने सरकार का नाम नहीं, आपने बोला उनकी कुछ मैंने नुमाइंदे, कहा कुछ लीडरशिप, जी, जी। लीडर्स तो हर जगह होते नहीं वो स्टेट मैंने यूटी कहा की सरकार है कि मैंने सेंटर की कहा सरकार? ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टॉप पे हैं, लीडर्स हैं, उनके रिश्तेदार इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं। लीगल माइनिंग तो सरकार ने बैन कर दी, मगर कहीं ना कहीं इसका फायदा इलीगल माइनिंग के जो राजा आप हैं, नाम नहीं ले रहे लेकिन फिर भी एनसी सरकार की तरफ इशारा कर रही है। वो तो सरकार का काम है ये देखना क्यों हो रहा है। अगर उन्होंने बैन कर दिया तो फिर इलीगल माइनिंग क्यों डिप्टी सीएम आए दिन जो है वो डिप्टी सीएम आए दिन जो है वो पहुंच जाते हैं माइनिंग साइट पे।